आफ्टरनून स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। ठीक है ना, उसके पोस्टुलेट्स हम देख चुके थे। और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, उनको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं किसी भी एलिमेंट की वैलेंस शेल में, ये हम देख चुके थे। ठीक है ना। अब किस तरीके से उस जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है उसके कॉन्सेप्ट को हम अप्लाई करेंगे पोस्टुलेट्स ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी VCPR पे। ठीक है, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। देन सबसे पहले हम देखते हैं, फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं पोस्टुलेट्स ऑफ VCPR क्या होते हैं। ठीक है ना, ये हम देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक, व्हाट आर द पोस्टुलेट्स ऑफ VCPR, है ना। ठीक है, कि पोस्टुलेट्स ऑफ VCPR क्या होते हैं ये देख लेते हैं थोड़ा सा। नाउ लास्ट क्लास में हमने सबसे पहले जो देखा था वो था हमारा कि द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर दैट इज बॉन्डेड एंड नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द सेंट्रल एटम। ठीक है ना, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन और नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में जो रहते हैं किसी भी मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम पे, उस पर क्या डिपेंड करता है, शेप, ज्योमेट्री और स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल। ठीक है ना। तो इसको हम देखेंगे सबसे पहले कि किस तरीके से ये डिपेंड करता है किस पे, जो वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पे शेप ऑफ मॉलिक्यूल कैसे डिपेंड करता है। ठीक है, कोई भी एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल के लिए हम देख लेते हैं BeF2, है ना। ठीक है, बेरिलियम डाइफ्लोराइड को हम चेक कर लेते हैं। बेरिलियम जो है उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, उसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 4 है। वैसे अगर हम चाहें तो हम देख सकते हैं इसमें कि ये जो एलिमेंट है ये हमारे पास किस ग्रुप का एलिमेंट है, बेरिलियम जो है ये सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है। इसलिए इसके वैलेंस शेल में कितने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 7 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन जो रहेंगे इसकी वैलेंस शेल में प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, तो हम देखिए यहाँ पे देखो बेरिलियम पे कितने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे हमारे पास, 2 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन बेरिलियम की वैलेंस शेल में प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, तो बेरिलियम की अगर वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसी तरीके से फ्लोरीन को देखें तो फ्लोरीन एटम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 9। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2 7। ठीक है, तो से इसकी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, जैसे अगर हम चार्ट के बेसिस पे देखें, क्योंकि ये 17 ग्रुप का एलिमेंट है। ठीक है ना, तो 17 ग्रुप के एलिमेंट होने के कारण इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 7 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम देखेंगे किस किस तरीके से हम इसको क्या करेंगे, यूटिलाइज करेंगे। इसके 7 से जो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उससे बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए हम कैसे कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। तो देखो हम अगर लुईस डॉट स्ट्रक्चर देखें, देखो बेरिलियम का 1 इलेक्ट्रॉन और फ्लोरीन का 1 इलेक्ट्रॉन, ये दोनों मिलकर आपस में क्या बनाएंगे, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करेंगे। इसी तरीके से दूसरे फ्लोरीन का 1 वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन और 1 जो वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन है वो बेरिलियम का, तो 2 क्या बन गए यहाँ पे हमारे पास, बॉन्ड पेयर बन गए। ठीक है, तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन क्या रहते हैं हमारे पास, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स अगर हम देखें तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स आर द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन क्या रहते हैं, वो इलेक्ट्रॉन जो पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में। जैसे यहाँ पे फ्लोरीन बेरिलियम का इलेक्ट्रॉन हो गया और एक फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन हो गया, तो ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स क्या कहलाएंगे, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। इसी तरीके से यहाँ पे अगर हम देखें तो फ्लोरीन में अगर हम इलेक्ट्रॉन्स देखें, देखो तो 1 2 3 4 5 6, ये जो 6 इलेक्ट्रॉन है ये क्या है हमारे पास, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन इसमें क्या है, नॉन बॉन्डेड, नॉन बॉन्डेड, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जो रहेंगे ये क्या कहलाएंगे हमारे, दीज नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, इनको हम क्या बोल देंगे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोल देते हैं। ठीक है ना, तो अगर लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें, देखो तो ये जो है हमारे पास अगर एलिमेंट कौन सा हम देख रहे हैं, देखो यहाँ पे हम जो एलिमेंट ऑब्जर्व कर रहे हैं जिसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो तो फ्लोरीन है ना। ये सेंट्रल एटम तो है नहीं, सेंट्रल एटम तो हमारा कौन सा है, बेरिलियम है। अब हमें डिसाइड करना रहता है कि सेंट्रल एटम कौन सा है। इसको अगर हम डिसाइड करें तो कैसे डिसाइड करते हैं, रिलेटिवली जो एलिमेंट हमारे पास ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है या फिर कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो बेरिलियम इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ठीक, दैट्स व्हाई इट विल कंसिडर्ड एज सेंट्रल एटम। ठीक है ना, सेंट्रल एटम जो रहता है ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट या फिर रिलेटिवली कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो रहता है उसको हम क्या मान लेते हैं, सेंट्रल एटम फॉर्म कर लेते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि लोन पेयर ऑफ सराउंडिंग एलिमेंट जो रहता है उस पर ज्योमेट्री डिपेंड नहीं करती। ध्यान रखना, जो हमारा शेप ऑफ मॉलिक्यूल रहता है वो यहाँ पे अगर हम देखिए, कोई हमसे बोलेगा कि फ्लोरीन में जो है, अगर जैसे ट्रू फॉल्स में पूछा जाता है इन BeF2 द फ्लोरीन हैव ईच फ्लोरीन हैव 3 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो क्या शेप ऑफ मॉलिक्यूल इन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करेगा क्या, नो। द शेप ऑफ मॉलिक्यूल एक्सक्लूसिवली डिपेंड्स अपॉन, सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है किस पे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम। मतलब यहाँ पे अगर बेरिलियम पे कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता तो उस पर डिपेंड करता क्या, शेप ऑफ द बेरिलियम डाइफ्लोराइड। ये फ्लोरीन के जो लोन पेयर है इन पे डिपेंड नहीं करेगा। जैसे एग्जांपल के लिए हम देख लेते हैं एक बार के लिए H2 है, हमारे पास एक मॉलिक्यूल है H2। इसमें हम देखेंगे, देखो जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8। ठीक है, इसके अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे के एलिमेंट के टर्म में तो 2 6 जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो ऑक्सीजन के
जो वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन है वो कितने हो गए 6। यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है 1। इसके वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन काउंट करें तो कितने हो जाएंगे, इसके सिर्फ के ही सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। और हाइड्रोजन क्या है, मोनोवेलेंट एलिमेंट है, ठीक है ना। आगे हम फॉर्मूले के बेसिस पे हाइब्रिडेशन निकालना सीखेंगे, तो ध्यान रखना मोनोवेलेंट एलिमेंट्स क्या होते हैं, जिनके वैलेंशियल में जो रहता है हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है, या फिर वो जो एक सिंगल बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रखता है, उसको हम मोनोवेलेंट एटम बोल देते हैं, ठीक है ना। तो ये मोनोवेलेंट एटम है। अब इसमें हम देखेंगे, देखो यहाँ पे नेक्स्ट हम चेक करें तो इस पे क्या है हमारे पास, वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पे अगर देखिए, देखो आउट ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। तो हमने जो पिछली स्लाइड में देखा था कि उसमें हमने एक कॉन्सेप्ट समझा था, उसमें हमने देखा था कि जो रिलेटिवली क्या रहता है हमारे पास, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव रहता है, वो सेंट्रल एटम की तरह काम करता है। जैसे आउट ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इस उस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे तो हमारे पास क्या होना चाहिए था, हाइड्रोजन को सेंट्रल एटम होना चाहिए, लेकिन हाइड्रोजन एक एक्सेप्शन है। हाइड्रोजन कभी भी सेंट्रल एटम की तरह काम नहीं करता। उसका रीजन क्या है, उसके पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, तो वो कभी भी सेंट्रल एटम की तरह क्या नहीं करेगा, काम नहीं करेगा। इट विल नॉट वर्क एज सेंट्रल एटम है, ठीक है। सेंट्रल एटम की तरह वो कभी काम नहीं करता। अब इसमें हम देखेंगे नेक्स्ट, यहाँ पे ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, देखो ऑक्सीजन वैलेंस शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन है 6 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। वैलेंस शेल में कितने 6 इलेक्ट्रॉन्स है, और इससे 2 हाइड्रोजन जो है वो जुड़े हुए हैं। तो हाइड्रोजन, हर एक हाइड्रोजन के पास क्या है हमारे पास, एक एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये दोनों के दोनों, ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का और ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का, ये आपस में क्या करते हैं, ये ऑर्बिटल ओवरलैपिंग के कारण ये पेयर्ड अप हो जाएंगे। इसी तरीके से ये 2 इलेक्ट्रॉन भी क्या हो जाएंगे, पेयर्ड अप, ठीक है। तो इसमें बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने, बॉन्ड पेयर जो है इसमें बॉन्ड पेयर कितने हो गए, 2 बॉन्ड पेयर है ना, ठीक है। और लोन पेयर कितने हो गए, इसमें लोन पेयर अगर हम काउंट करेंगे तो यहाँ पे लोन पेयर भी कितने हो गए, 2 लोन पेयर, ठीक है ना। तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है, देखो 2 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन हमसे काउंट करने के लिए जाए तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए यहाँ पे, एक बॉन्ड पेयर जो रहता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 4। और लोन इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 4, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं H2O में कितने बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये काउंटिंग भी हमें आनी चाहिए, ठीक। देन अब इसमें हम देखें तो क्या ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो रहेगा वो कंट्रीब्यूट करेगा किसकी तरफ, हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ द H2O मॉलिक्यूल। तो H2O जो मॉलिक्यूल है उसके जो शेप ऑफ मॉलिक्यूल रहेगा या फिर जो उसकी ज्योमेट्री रहेगी उस पर कंट्रीब्यूट करेगा, कहाँ करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन जो है यहाँ पे क्या है, सेंट्रल एटम है। तो जो सेंट्रल एटम के ऊपर क्या रहते हैं हमारे पास, बोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहते हैं। देखो अगर हम देखें तो ये दोनों के दोनों बोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये भी ऑक्सीजन के ऊपर है, सेंट्रल एटम के ऊपर है। और ये दोनों के दोनों लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये भी किसके ऊपर है, ऑक्सीजन के ऊपर है, ठीक है ना। तो बोथ बोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन एंड नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल फॉर द ज्योमेट्री और शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। ये हो गया हमारे पास क्या, फर्स्ट पोस्टुलेट का एप्लीकेशन, ठीक है ना। देन इसमें हम देखेंगे सेकंड पोस्टुलेट क्या कह रहा है, देखो द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल रिपेल वन अनदर, ठीक है ना। जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है मतलब बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर से है और नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है। बॉन्डेड जो रहते हैं उनको बॉन्ड पेयर कहते हैं, नॉन बॉन्डेड को हम क्या बोलते हैं, लोन पेयर, ठीक है। तो जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, सिंस द इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स आर नेगेटिवली चार्ज। इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं वो क्या रहते हैं, नेगेटिवली चार्ज रहते हैं। क्योंकि ये क्या है, नेगेटिवली चार्ज है, इसलिए एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। देखो अब हम देखेंगे इसमें, नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे किस तरीके से इस पोस्टुलेट की एक बार के लिए एप्लीकेशन देख लेते हैं। से मेरे पास एक कोई भी मॉलिक्यूल है ना, जैसे हम मान लेते हैं CH4 है ना, ठीक है। CH4 एक हमारे पास मीथेन जो है वो एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब इसमें कार्बन के वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन जो है, ये जो चार्ट है उसमें से टेली कर लेना है एक बार के लिए, ठीक है ना। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, जो भी एलिमेंट आता है उसका जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है यहाँ से टेली कर लेना, ठीक है ना। क्योंकि कार्बन जो है 14 ग्रुप एलिमेंट है, ठीक है। तो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे हमारे पास, 4 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल ऑफ कार्बन में प्रेजेंट रहेंगे, ओके ठीक है। तो इसको हम देख लेते हैं, देखो यहाँ पे कि इसके वैलेंस शेल में कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है। और हाइड्रोजन जो है वो मोनोवेलेंट एलिमेंट है, तो इसके पास कितने बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, देखो ये 4 बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, ठीक है ना। तो इसकी जो ज्योमेट्री है वो क्या क्या हो सकती है ये देखते हैं। तो जब जब हमारे पास क्या है, सराउंडेड 4 बॉन्ड रहते हैं और बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या रहते हैं, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो नेगेटिवली चार्ज है, और हमें पता है नेगेटिव चार्ज को रिपेल करता है। तो इसलिए स्पेस में इस तरीके से रिसाइड करना चाहते हैं, इस तरीके से रहना चाहते हैं कि ये मैक्सिमम डिस्टेंस पर है। तो इसकी 2 पॉसिबिलिटी देखते हैं, देखो अगर ये हमारे पास स्क्वायर प्लेनर होता है, अगर CH4 जो है वो मॉलिक्यूल क्या बनाता है, स्क्वायर प्लेनर मॉलिक्यूल बनाता है, तो उस केस में उस जो शेप ऑफ मॉलिक्यूल पे रिपल्सन कितना रहेगा ये देखेंगे। और दूसरी एक पॉसिबिलिटी रहती है, दिस CH4 कैन बी, ये जो मीथेन मॉलिक्यूल है, CH4 मॉलिक्यूल है, इसमें ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री को भी क्या कर सकता है, एक्वायर कर सकता है। दूसरा ये क्या रह सकता है, इट मे बी टेट्राहेड्रल, है ना।
तो इन दोनों में कौन सा ज्यादा फेवरेबल रहता है ये देखते हैं, ठीक है ना। तो जो CH4 मॉलिक्यूल स्क्वायर प्लेनर है, अगर वो स्क्वायर प्लेनर होता तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना होता है स्क्वायर प्लेनर में, हम देखेंगे 360 डिवाइड बाई 4, क्योंकि यहाँ पे कितने हैं 4 बॉन्ड है, ठीक है। तो 360 डिवाइड बाई 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, हर एक जो बॉन्ड है उसके बीच का बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री बॉन्ड एंगल। अब इनमें सभी में कार्बन हाइड्रोजन के बीच में कितना है 90 डिग्री बॉन्ड एंगल है, ठीक है। वहीं पे अगर हम जब टेट्राहेड्रल की स्टडी करते हैं, देखते हैं हम कि टेट्राहेड्रल अगर ज्योमेट्री रहती है, ठीक है, जो कि क्या रहती है डायमंड शेप की तरह रहती है, तो इसके बीच में जो बॉन्ड एंगल आता है वो कितना आता है 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है ना। या तो आप इसको डिग्री और मिनट के टर्म में बोलते हैं हम तो 109 डिग्री 28 मिनट होता है, या फिर सिंपली डिग्री में बोलना तो 109.5 डिग्री, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे देखें तो रिलेटिवली सारे के सारे जो कार्बन हाइड्रोजन के बीच के आपस के बॉन्ड एंगल है वो सभी कितने हैं 109 डिग्री 28 मिनट जो। और यहाँ पे देखिए तो दो तरह के बॉन्ड एंगल मिलते हैं, इन द प्लेन ऑफ मॉलिक्यूल जो रहता है 90 डिग्री मिलता है, और आउट ऑफ द प्लेन ऑफ मॉलिक्यूल अगर हम चेक करें ये वाला तो ये कितना मिलता है 180 डिग्री मिलता है, ठीक है ना। तो अनसिमेट्रिक बॉन्डिंग के कारण देखो अनसिमेट्रिक बॉन्डिंग है ना, आउट ऑफ द प्लेन ऑफ मॉलिक्यूल तो 180 डिग्री मिल रहा है, प्लेन ऑफ द मॉलिक्यूल कितना मिल रहा है 90 डिग्री मिल रहा है, ठीक है। तो सिमेट्री एक्वायर करने के लिए अपने आप को क्या कर लेते हैं, ये एटम जो रहते हैं जो कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड से ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड ये रिपेल करते हैं और रीअरेंज करके ये किस फॉर्म में आ जाते हैं टेट्राहेड्रल फॉर्म में जाते हैं। तो मतलब जो बोन पेयर और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनकी टेंडेंसी क्या रहती है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड से तो एक दूसरे को क्या करते हैं रिपेल करते हैं और एक दूसरे से स्पेस में मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहना चाहते हैं। एग्जांपल के लिए अगर हम देखें, देखो यहाँ पे अगर हमारे पास ये 4 बॉन्ड है ना, ये हम देख लेते हैं, देखो ये अगर हमारे पास क्या है इस तरीके से अगर हम एज्यूम करें कि ये क्या है 4 बॉन्ड है ना, ठीक है ना। ये कार्बन हाइड्रोजन के बीच के क्या है 4 बॉन्ड रहेंगे, अगर उसमें अगर ये 4 बॉन्ड रहते हैं, ठीक है ना, तो से 3 ही मान लेते हैं ना, ठीक है। तो ये इस तरीके से रिसाइड करते हैं स्पेस में, मतलब ये तीनों के तीनों जो रहेंगे वो इस तरीके से रीअरेंज करेंगे से हमारे पास इस तरीके से अगर रखे हैं, ठीक है, आसपास रखते हैं से ये इनके बीच में 90 डिग्री बॉन्डिंग है तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे और ये क्या आ जाएगा ट्राइगोनल प्लेनर मॉलिक्यूल को एक्वायर कर लेंगे। मतलब ये मैक्सिमम डिस्टेंस पे एक दूसरे से क्या करना चाहेंगे बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिसाइड करना चाहते हैं या फिर रहना चाहते हैं, ठीक है ना। ये हो गया हमारे पास क्या एक्सप्लेनेशन ऑफ सेकंड पोस्टुलेट, ठीक है ना। देन हम देखेंगे देखो इसका थर्ड पोस्टुलेट क्या बोलता है ना, ठीक। थर्ड पोस्टुलेट बोलता है दीज पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन tends to occupy such position space in space that minimize the repulsion, मतलब इस तरीके से स्पेस में रहना चाहते हैं कि इनके बीच का रिपल्शन मिनिमम हो जाए और ये मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहे, जो हम अभी समझ रहे थे, ठीक है। कि इलेक्ट्रॉन प्लान जो इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं वो नेगेटिवली चार्ज क्लाउड्स रहते हैं, ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं एंड दे ट्राई टू रिसाइड इन स्पेस इन सच ए वे, ये इस तरीके से स्पेस में अपनी पोजीशन को एक्वायर करना चाहते हैं ताकि इनके बीच की डिस्टेंस क्या हो जाए मैक्सिमम हो जाए और रिपल्शन जो रहे वो क्या रहे मिनिमम रहे, ठीक है। देन नेक्स्ट हम देखते हैं द वैलेंस शेल is taken as a sphere with the electron pair localized on the spherical surface at the maximum distance from each other, ठीक है ना। तो अगर हम मानेंगे इलेक्ट्रॉन पेयर्स को हम किस तरीके से मानते हैं एक स्फेरिकल सरफेस को मान लेते हैं, जैसे एज्यूम करते हैं कि स्फेरिकल सरफेस के टर्मिनल्स पे मतलब आउटर सरफेस पे जो है वो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और वो एक दूसरे से कहाँ रहना चाहते हैं मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहना चाहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, देखो पोस्टुलेट फिफ्थ क्या बोलता है ए मल्टीपल बॉन्ड इज ट्रीटेड एज इफ इट इज ए सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर। अगर डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड रहता है से हम देखते हैं, देखो यहाँ पे अगर हमारे पास क्या है एक डबल बॉन्ड है या फिर क्या है हमारे पास एक ट्रिपल बॉन्ड है ना, ठीक है। से वी हैव ए डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, ठीक। हम मान लेते हैं एग्जांपल के लिए हमारे पास इथीन है ना, ये क्या है इथीन का मॉलिक्यूल है ना, या फिर ट्रिपल बॉन्ड है हमारे पास से इथाइन का मॉलिक्यूल है। तो ये जो डबल बॉन्ड है और ये ट्रिपल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को हम क्या करते हैं एक सुपर पेयर कंसिडर करते हैं, क्या करते हैं इट इज कंसिडर्ड एज सुपर पेयर, ठीक है ना। एक सुपर पेयर कंसिडर किया जाता है, उसके रीजन समझ लेते हैं एक बार के लिए क्यों डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जो रहते हैं उसको सुपर पेयर या फिर हम सिंगल बॉन्ड की तरह कंसिडर करते हैं, ठीक है ना। उसका रीजन ये रहता है, देखो जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बनते हैं ना उसमें पहला बॉन्ड जो बनता है वो तो सिग्मा बॉन्ड बनता है जो क्या रहता है इन द प्लेन ऑफ मॉलिक्यूल रहता है, ठीक है ना। यहाँ पे अगर हम देखेंगे देखो जो ये पहला बॉन्ड फॉर्म हुआ है ये तो क्या हुआ है हमारे पास इन द प्लेन ऑफ मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ है यहाँ पे है ना, ठीक है। ये क्या है अगर हमारे पास एक्सिस ऑफ मॉलिक्यूलर एक्सिस है तो ये जो बॉन्ड फॉर्म हुआ सिग्मा बॉन्ड ये प्लेन ऑफ मॉलिक्यूल में फॉर्म हुआ, लेकिन जो पाई बॉन्ड बनता है वो क्या रहता है आउट ऑफ द प्लेन ऑफ मॉलिक्यूल फॉर्म होता है बाइलेटरल ओवरलैपिंग, ठीक है। तो इसके कारण ये ज्योमेट्री में क्या नहीं करता है कंट्रीब्यूट नहीं करता है, सिर्फ प्लेन ऑफ मॉलिक्यूल जो रहते हैं उसी में प्रेजेंट जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स रहते हैं चाहे लोन पेयर है चाहे बॉन्ड पेयर है वही क्या करते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल को जो एक्वायर करते हैं और वही जो रहते हैं कंट्रीब्यूट करते हैं हमारे पास ज्योमेट्री और शेप ऑफ द मॉलिक्यूल की तरफ, ठीक है ना। ये हो गया हमारे पास कौन सा फिफ्थ पोस्टुलेट। अब सिक्स पोस्टुलेट इसमें हम देखते हैं, देखो इसमें सिक्स पोस्टुलेट क्या बोलता है यहाँ पे हमारे पास वेयर टू और मोर रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैन बी रिप्रेजेंट ए मॉलिक्यूल, जहां पे हमारे पास क्या रहता है अगर मॉलिक्यूल रेजोनेंस शो करता है जैसे ओजोन हो गया कार्बोनेट आयन हो गया, ठीक है। VACTR मॉडल इज एप्लीकेबल
ऑन एनी सच स्ट्रक्चर, ठीक है ना, किसी भी एक स्ट्रक्चर के ऊपर जो रहता है वो क्या हो जाता है हमारे पास एप्लीकेबल हो जाता है, ठीक है ना। तो इसका देखेंगे हम किस तरीके से हम इसको जो रहता है एज्यूम करते हैं। जैसे हमारे पास एक ओजोन मॉलिक्यूल है ना, ओजोन को अगर हम देखें तो O3 मॉलिक्यूल रहता है, इसके दो रिजोनेटिंग फॉर्म रहते हैं, उन दोनों के दोनों रिजोनेटिंग फॉर्म को हम जो रहता है यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ओजोन में तीन जो रहते हैं O3 जो रहता है, O3 का जो स्ट्रक्चर रहता है वो बेंड शेप रहता है। आगे हम जब ज्योमेट्री पढ़ेंगे अभी हाइब्रिडेशन ज्योमेट्री तो उसमें देखेंगे ना, ठीक। तो ओजोन जो है इसका से हमारे पास ये ऑक्सीजन नंबर 1 है, ये ऑक्सीजन नंबर 2 है, ये ऑक्सीजन नंबर क्या है हमारे पास 3 है। इसका एक और कैनोनिकल फॉर्म हम देख लेते हैं। दूसरा कैनोनिकल फॉर्म क्या होते हैं, रेजोनेट रेजोनेंस स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये पाई बॉन्ड जो रहेगा थर्ड कार्बन ऑक्सीजन सेकंड और थर्ड के बीच में जाएगा, और जो सिंगल बॉन्ड रहेगा वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है फर्स्ट ऑक्सीजन पे आ जाएगा। से यहाँ पे हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन नंबर फर्स्ट पे क्या आ गया 3, जो है हमारे पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए, और ऑक्सीजन नंबर 2 एंड ऑक्सीजन नंबर 3 के ऊपर है ना, ठीक है ना, यहाँ पे एक लोन पेयर आ गया और यहाँ पे दो लोन पेयर आ गए, ठीक है। तो इसमें अगर हमें क्या करना है, VSEPR थ्योरी अप्लाई करनी है तो इन दोनों में से किसी भी एक पे हम अप्लाई कर सकते हैं। इट इज एप्लीकेबल ऑन एनी, ठीक है ना, किसी भी अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि फर्स्ट पे अप्लाई होगी सेकंड पे अप्लाई होगी, किसी भी एक पे अप्लाई करके हम स्ट्रक्चर की स्टडी को कर सकते हैं। लेकिन द कॉन्सेप्ट ऑफ VSEPR इज एप्लीकेबल ओनली ऑन कैनोनिकल फॉर्म्स। जो डिफरेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनते हैं ना उनको हम क्या बोल देते हैं, कैनोनिकल फॉर्म। ध्यान रखना रेजोनेंस हाइब्रिड पे नहीं करता। आगे हम रेजोनेंस जब पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोनेंस क्लासेस में, आगे की क्लासेस में, तो उसमें देखेंगे जो कैनोनिकल फॉर्म रहेंगे, ठीक है, या फिर इन्हीं को हम क्या बोल देते हैं, रेजोनेंस स्ट्रक्चर। तो कॉन्सेप्ट ऑफ VSEPR इज एप्लीकेबल ओनली ऑन द रेजोनेंस स्ट्रक्चर, है ना, ठीक है। किस पे डिपेंड करता है, ये सिर्फ रेजोनेंस स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है, या फिर रेजोनेंस स्ट्रक्चर को ही हम क्या बोल देते हैं, कैनोनिकल फॉर्म, ठीक है ना, इन पे तो डिपेंड करता है। लेकिन जो इसका रिजल्टेंट बनता है रेजोनेंस हाइब्रिड, है ना, द कॉन्सेप्ट ऑफ VSEPR इज नॉट एप्लीकेबल ऑन रेजोनेंस हाइब्रिड। जो रेजोनेंस हाइब्रिड है हमारे पास उस पे क्या नहीं है एप्लीकेबल, ये कॉन्सेप्ट ऑफ जो VSEPR है ये एप्लीकेबल नहीं है। तो अभी तक हमने पोस्टुलेट एंड एप्लीकेशन ऑफ पोस्टुलेट्स हम देख चुके हैं, ठीक है। अब उन्हीं एप्लीकेशन को और इलोबरेट करके हम कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन को समझेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के बाद में उसका कंक्लूजन निकाल के कि कैसे हम मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री स्ट्रक्चर बॉन्डिंग ये प्रेडिक्ट करते हैं अलग अलग मॉलिक्यूल्स का, है ना, ठीक है। तो हम देखेंगे सबसे पहले जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है उसमें हम देखो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, और या तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड पेयर एंड नॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल है, वो काउंट करके आप ज्योमेट्री को आइडेंटिफाई कर लो, या फिर एक फॉर्मूला है। तो पहले हम फॉर्मूला देख लेते हैं, फॉर्मूले के साथ साथ ही हम देखेंगे किस तरीके से जो ज्योमेट्री रहती है बॉन्ड पेयर और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, उनको काउंट करके हम आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखो फॉर्मूला क्या रहेगा, फॉर्मूला फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है ना। फॉर्मूला जो रहेगा हमारा फॉर्मूला, ठीक है ना, फॉर हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन निकालना है आपको किसी भी मॉलिक्यूल की, तो उसके लिए फॉर्मूला रहता है 1/2 ऑफ टोटल नंबर ऑफ वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन प्लस मोनोवेलेंट एटम, ठीक है, टोटल वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, टोटल मोनोवेलेंट एटम कितने हैं, ठीक है, माइनस कैटायन प्लस एनायन, है ना, ठीक है। देखो क्या क्या है हमारे पास अगर हम देखेंगे तो इसमें सबसे पहले हम क्या कह रहे हैं, देखो कि टोटल वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन कितने हैं मॉलिक्यूल में, ठीक है, सेंट्रल एटम के पास। उसके आसपास मोनोवेलेंट एटम जो है वो कितने बने हुए हैं, ठीक है, हाउ मेनी मोनोवेलेंट एटम आर बॉन्डेड विद इट, ठीक है। उसके बाद अगर उस पर क्या कोई कैटायनिक चार्ज है क्या, या फिर उससे कोई एनायनिक चार्ज उसके ऊपर कोई प्रेजेंट है क्या, ठीक है। और उसको ओवरऑल जो रिजल्ट आता है उसको हम किससे डिवाइड कर देते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, हाइब्रिडेशन ऑफ मॉलिक्यूल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए देखते हैं, देखो जैसे हमारे पास अभी हमने देखा था बेरिलियम डाइफ्लोराइड दैट इज BeF2, ठीक है ना। तो BeF2 को अगर हम चेक करें, बेरिलियम है, अभी हमने देखा था बेरिलियम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। मोनोवेलेंट एटम, ठीक है ना, मोनोवेलेंट एटम में क्या आएंगे, सारे के सारे जो हेलोजन जिसके जो एक सिंगल बॉन्ड फॉर्म करते हैं, लाइक सारे हेलोजन हाइड्रोजन, ठीक है ना, जहां पे भी हेलोजन आते हैं फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन सबके सब मोनोवेलेंट एटम है, सिंगल बॉन्ड फॉर्म करते हैं, ठीक है। देन इसके बाद में जो रहता है हाइड्रोजन जो है वो मोनोवेलेंट एटम, ठीक है। तो जितने भी मोनोवेलेंट एटम आते हैं उनका नंबर लिख देते हैं। देखो तो कितने मोनोवेलेंट एटम है, देखो यहाँ पे 2 मोनोवेलेंट एटम, ठीक है। तो क्या किसी कोई कैटायनिक चार्ज है क्या, तो V इज इक्वल टू कितना मिल गया इसमें हमें 2 नंबर ऑफ वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम, ठीक है ना, नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम इज इक्वल टू आल्सो 2, ठीक है। कोई कैटायनिक चार्ज है क्या इसके ऊपर, नहीं है, कोई कैटायनिक चार्ज नहीं है, 0, ठीक है ना। कोई एनायनिक चार्ज है क्या इसके ऊपर, नहीं है कोई भी एनायनिक चार्ज, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 0, ठीक है। तो अगर इस फॉर्मूले में ये वैल्यू पुट कर देते हैं 1/2 इंटू टोटल वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2 प्लस टोटल मोनोवेलेंट एटम कितने हैं हमारे पास 2, ठीक है, माइनस 0 प्लस 0, है ना, ठीक है ना। तो ओवरऑल कितना हो जाएगा हमारे पास ये 4/2,
2, 4/2 हो गया, दैट इज इक्वल टू 2। मतलब यहाँ पे हमारे पास एक नंबर मिल रहा है 2, मतलब इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड है, 2 सिग्मा बॉन्ड है। जब हमारे पास सिग्मा बॉन्ड 2 है, इसका मतलब क्या है, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, एक s ऑर्बिटल यूटिलाइज कर रहा है और ये एक क्या कर रहा है, p ऑर्बिटल यूटिलाइज कर रहा है। अगर हमारे पास इस फॉर्मूले से जो रिजल्टेंट नंबर मिलता है n, है ना, इफ n इज इक्वल टू 2 है हमारे पास, ठीक है ना, इफ दिस नंबर इज इक्वल टू 2 देन द हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp। और जब कभी हाइब्रिडाइजेशन sp रहती है तो स्ट्रक्चर क्या हो जाता है हमारे पास, द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल विल बी लीनियर। अगर हम देखें, देखो तो अभी जो हमने पोस्टुलेट पढ़ा था उसके बेसिस पे इसमें देखते हैं। अभी ये भी समझेंगे कि sp हाइब्रिडेशन क्यों है BeF2 की, ठीक है। जो इसका ऑर्बिटल डायग्राम है कि ऑर्बिट में जो ऑर्बिटल रहेगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के उसके इलेक्ट्रॉन हम फिल करेंगे और फिर उसके बेसिस पे इसकी हाइब्रिडेशन जो रहेगी उसको प्रेडिक्ट करेंगे ना, ठीक है। तो sp हाइब्रिडाइज होके लीनियर रहता है, मतलब देखो अगर दो बॉन्ड है हमारे पास, है ना, तो दो बॉन्ड मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी रहेगी दो बॉन्ड के बीच में, 180 डिग्री, है ना। तो जब ये 180 डिग्री पे रिसाइड करेंगे हमारे पास दो BeF बॉन्ड, ठीक है, तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा इसका, लीनियर। तो स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल विल बी, जो स्ट्रक्चर रहेगा हमारे पास वो मॉलिक्यूल का क्या हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा। और हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगी, sp हो जाएगी, ठीक है ना। इसके लिए हमें क्या करना रहता है, एक चार्ट है हमने जो प्रिपेयर, मतलब एक चार्ट रहता है उसमें हमें लर्न करना रहता है। जैसे हम यहाँ पे देखेंगे, देखो अगर टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल यूटिलाइज कर रहा है, मतलब जो हम उस रिजल्टेंट देख रहे हैं ना, वो रिजल्टेंट क्या है हमारे पास, देखो 2 आया ना, जो हमने अभी कैलकुलेट किया, उसमें कैलकुलेशन में हमें जो रिजल्टेंट मिला था, वो रिजल्टेंट क्या मिला था हमें, 2, ठीक है ना। तो वो जो रिजल्टेंट वैल्यू हमें वहां पे मिल रही है, ठीक है, उसके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखो इसकी हाइब्रिडेशन क्या रही, sp, स्ट्रक्चर क्या हो गया हमारे पास, रेगुलर ज्योमेट्री, ठीक है ना, वो भी क्या हो गया, लीनियर, और बॉन्डिंग एंगल कितना हो गया हमारे पास यहाँ पे, 180 डिग्री हो गया, ठीक है। ये हम देख चुके हैं किसके लिए, अगर हमारे पास हाइब्रिडेशन sp हो विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला, ठीक है ना। फिर हम दूसरा देखते हैं बॉन्ड पेयर और हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है यूटिलाइज कितनी की, उसके बेसिस पे हम कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम चेक कर लेते हैं, देखो कि हाउ वी कैन कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो फिर से हम BeF2 देखते हैं, देखो एक और तरीका है इसको निकालने का, सिंपली कुछ भी नहीं करना है, बेरिलियम के वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन लिख दो, दो है, कितने मोनोवैलेंट एटम है, जितने मोनोवैलेंट एटम है, अगर दो से ज्यादा है तो कुछ कर ही नहीं सकते, उतने तो बॉन्ड फॉर्म होंगे नहीं। अगर कम है तो हम क्या करते हैं उससे, जैसे से दो वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन है और दो बॉन्ड फॉर्म हो गए, ठीक है, तो कितना हो गया हमारे पास, दो सिग्मा बॉन्ड हो गए, दो सिग्मा बॉन्ड है मतलब टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इज 2, ठीक है ना। तो बॉन्ड पेयर ही 2 है हमारे पास, ठीक, और लोन पेयर कितना है, 0। बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर हमें जो मिल रहा है वो नंबर कितना मिल रहा है, 2, मतलब एक ऐसा ऑर्बिटल यूटिलाइज की होगी इसने, p ऑर्बिटल यूटिलाइज की होगी, तो हाइब्रिडेशन sp हो गई। ये सिंपलेस्ट वे है हमें कैलकुलेट करने का, कि सिंपली क्या करो, जो भी सेंट्रल एटम है उसके वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन लिख लो, है ना, उसके बाद में कितने मोनोवैलेंट एटम है उसको नोट डाउन करो, है ना, ठीक है। अगर हमारे पास से एग्जांपल के लिए CO2 जैसा मॉलिक्यूल दिया है ना, CO2 जैसा मॉलिक्यूल दिया, तो इसकी हाइब्रिडेशन हम फॉर्मूले से भी निकालते हैं और किसके बेसिस पे निकालते हैं, फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट के बेसिस पे, जो हम डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं पोस्टुलेट ऑफ VSEPR को डिराइव करके, ठीक है ना। तो उसके बेसिस पे हम देख लेते हैं। देखो हमारे पास सबसे पहले कार्बन के वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, जब भी हमें वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन अगर हमें नहीं पता है तो एक बार वो चार्ट रेफर कर लिया करो, है ना, ठीक है। देन तो जो कार्बन के वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन है, हमें पता है कार्बन के वैलेंसी कितनी, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन 4 रहते हैं, तो वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 4। मोनोवेलेंट एटम कितने हैं इसमें, कोई भी मोनोवेलेंट एटम प्रेजेंट नहीं है, ऑक्सीजन डाई क्या रहता है हमारे पास, बाइवेलेंट है तो मोनोवेलेंट इज 0। कार्बन कितना है इस पे, सॉरी कैटायन कितना है, 0। एनायन कितना है हमारे पास यहाँ पे, 0, ठीक है ना। कोई भी एनायनिक चार्ज नहीं है, मतलब कोई भी नेगेटिव चार्ज नहीं है, कोई भी पॉजिटिव चार्ज नहीं है, कोई मोनोवेलेंट एटम नहीं है, सिर्फ वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन है। तो 1/2 इंटू टोटल नंबर ऑफ वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 4 प्लस बाकी सारी वैल्यूज क्या है हमारे पास, 0, है ना, ठीक है। तो ओवरऑल क्या बन जाएगा, 4/2 अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू 2। मतलब टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल ये कितने यूटिलाइज कर रहा है, 2 कर रहा है, तो हाइब्रिडेशन क्या होगी इसकी, sp, और अगर sp है तो लीनियर हो गया, ठीक, एक तो ये हो गया। दूसरा अगर हम डायरेक्टली निकालना चाहें बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट जो दिया है हमारे पास किसका, VSEPR के पोस्टुलेट को यूज करके, तो हम क्या करेंगे, देखो इसके वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन लिखें, कितने वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन है, 4। हमें पता है ऑक्सीजन जब बिना हाइड्रोजन के प्रेजेंट रहता है तो डबल बॉन्ड बनाता है, इसके पास कितने 6 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वैलेंशियल में, ऑक्सीजन की वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन 6 है, ठीक है ना। तो इसमें ये क्या करेगा, ये डबल बॉन्ड फॉर्म कर लेगा। अब कॉन्सेप्ट ऑफ VSEPR क्या बोलता है, ए मल्टीपल बॉन्ड इज ट्रीटेड एज ए सुपर पेयर। एक मल्टीपल बॉन्ड को हम क्या करते हैं, एक सुपर पेयर कंसीडर कर लेते हैं। तो कितने सुपर पेयर है देखो, या फिर हम सिंपली डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को हमने एक सिग्मा बॉन्ड कंसीडर कर लेंगे, तो देखो कितने सिग्मा बॉन्ड है, दो सिग्मा बॉन्ड है, मतलब एक s ऑर्बिटल यूटिलाइज करता है, एक p ऑर्बिटल यूटिलाइज करता है, तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगी इसकी, sp, देन CO2 इज आल्सो लीनियर। CO2 भी क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास, स्ट्रक्चर विल बी लीनियर। हमें पता है बिना लोन पेयर के अगर हमारे पास दो सिग्मा बॉन्ड मिल रहे हैं मतलब स्ट्रक्चर लीनियर होगा अनडाउटली, है ना, ठीक है। अब इसी तरीके से देखो कैटायन का हम देख लेते हैं। अगर हमारे पास कोई कैटायन है और जिसके पास क्या नहीं है, कोई भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है ना, तो उसका क्या होगा ये देख लेते हैं, ठीक है ना, कि अगर हमारे पास कोई भी कैटायन नहीं है और उसके पास क्या है हमारे पास, कोई लोन पेयर नहीं है, तो उसका स्ट्रक्चर
क्या रहेगा ना, ठीक है ना। एग्जांपल के लिए ये जहाँ पे भी केटायन आते हैं वहां पे बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। तो केटायन का हम क्या करते हैं, या तो हमें स्ट्रक्चर पता हो उस मॉलिक्यूल का, और अगर हमें स्ट्रक्चर नहीं पता है तो हमें फॉर्मूला याद हो, है ना, ठीक है ना। तो केटायन और एनायन का सबसे बढ़िया तरीका रहता है हाइब्रिडेशन आइडेंटिफाई करने के लिए कि हमें क्या पता हो, फॉर्मूला पता, ठीक है ना। अगर फॉर्मूला पता है तो ही हम क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं हाइब्रिडेशन। जैसे Na2+ देख लेते हैं, नाइट्रोनियम आयन, ठीक है। नाइट्रोनियम आयन का हाइब्रिडेशन ध्यान रखना, कभी कभी डायरेक्टली पूछ लेते हैं व्हाट इज द हाइब्रिडेशन ऑफ नाइट्रोनियम आयन। तो आपको पता होना चाहिए नाइट्रोनियम आयन जो है ना, उसका फॉर्मूला क्या है। तो जहां पे भी IUM आ जाता है वहां पे क्या रहता है, कैटायन रहता है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, नाइट्रोनियम मतलब Na2+ जो रहेगा, तो आयन का किस तरीके से हम निकालते हैं, देखो फिर वही फॉर्मूला यूज करेंगे आप, कि हमें अगर क्या करना है, टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल कितनी यूटिलाइज की है, तो फॉर्मूला यूज करेंगे 1/2 इज इक्वल टू टोटल वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन प्लस टोटल मोनोवैलेंट एटम माइनस कैटायन प्लस एनायन, ठीक है ना। तो इसमें अगर हम देखें, देखो तो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन अगर तुम जो टोटल वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन अगर देखोगे, जो लिस्ट है हमारी 15 ग्रुप एलिमेंट है, तो इसमें कितने हो जाएंगे, क्योंकि 15 ग्रुप एलिमेंट है तो 5 वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन इसमें हो जाएंगे, ठीक है। तो वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन 5 है, मोनोवैलेंट एटम एक भी नहीं है इसमें, नो मोनोवैलेंट एटम। कैटायन कितना है हमारे पास, 1 कैटायन है, ठीक है ना। एक पॉजिटिव चार्ज कितना, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है तो 1 हो जाएगा। एनायन कितना है, 0, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 5 प्लस मोनोवैलेंट एटम इज इक्वल टू 0 माइनस कैटायन कितना है 1 प्लस एनायन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास 0। तो ओवरऑल कितना हो गया, 5 माइनस 1 दैट इज 4, तो 4/2 है हमारे पास। 4/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास 2। अब फिर से यहाँ पे क्या है हमारे पास, क्योंकि इसका हाइब्रिडेशन हमें क्या मिल रहा है, सॉरी टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल यूटिलाइज कितनी मिल रही है 2। अगर 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल रहती है तो एक s ऑर्बिटल यूटिलाइज करता है, p ऑर्बिटल यूटिलाइज करता है, तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाती है इसकी, sp हाइब्रिडेशन हो जाती है। अगर हाइब्रिडेशन sp है तो स्ट्रक्चर विल बी लीनियर एंड बॉन्ड एंगल विल बी 120 डिग्री, ठीक है ना। तो जो जिस पे कोई चार्ज नहीं है वहां तो हमें कोई इशू नहीं आता, कोई प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन जैसे ही आयन के हाइब्रिडेशन स्ट्रक्चर पूछते हैं तो थोड़ा सा कंसर्न हो जाता है कि कैसे कैलकुलेट करें, ठीक है। तो ये फॉर्मूला ज्यादा सूटेबल है कंपेरिजन टू कॉन्सेप्ट यूज करने के, कि आप फॉर्मूला अगर आपको याद है तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करो और फाइनल आंसर निकालो, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से हो जाता है। अगर हम देखें तो NO2 विल बी लीनियर, इंपोर्टेंट है। ऐसे ना 4-5 एलिमेंट दे देते हैं हम और पूछते हैं विच अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट विल हैव द लीनियर स्ट्रक्चर। इस तरीके से हमसे क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा आयन या फिर मॉलिक्यूल है जो जिसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा, लीनियर रहेगा, तो इट विल बी लीनियर, ठीक है। तो ये यहाँ पे हो गया। अब हम देखते हैं, देखो इसको हाइब्रिड ऑर्बिटल के बेसिस, जो ऑर्बिटल है ऑर्बिटल डायग्राम के बेसिस पे कैसे हाइब्रिडेशन को प्रेडिक्ट करते हैं। जैसे BF2 फिर से देखते हैं, ऑर्बिटल ड्रॉ करके ना। बेरिलियम है, बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखेंगे 1s2 2s2, मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन टर्म्स ऑफ ऑर्बिटल हम एक बार के लिए चेक कर लेते हैं कि किस तरीके से उसको आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना है 4, तो 1s2 कोमा 2s2। तो वैलेंशियल ऑर्बिटल कौन सी है बेरिलियम की, 2s2 है। इसकी जो 2p है वो क्या है, खाली पड़ी हुई है ना, ठीक है ना। 2p ऑर्बिटल जो है ये खाली पड़ी है। इसका हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में, अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखना आता है तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में एक बार के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीख लीजिए। देन हम फ्लोरीन को देखते हैं, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है 9, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 1s2 2s2 2p 1s2 2s2 एंड 2p5, है ना, ठीक है। तो 5 + 2 7 2 9, ठीक है ना। तो 9 वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन। अब इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो कितने, 5 + 2 7 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन की इसको रिक्वायरमेंट है, तो ये मोनोवेलेंट हो गया, इसको सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। अब बेरिलियम को ग्राउंड स्टेट में देखेंगे, देखो इसका ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो ग्राउंड स्टेट में बेरिलियम की वैलेंशियल को अगर हम ड्रॉ करते हैं तो वैलेंशियल क्या है 2s2 2p0, है ना। ग्राउंड स्टेट में ये है 2s2, ये है 2s2 एंड 2p0, ठीक है ना। ये हो गया इसका ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब जैसे ही फ्लोरीन इसको अप्रोच करता है बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, तो ये क्या होता है, एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है बेरिलियम। और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ से जंप करके 2s से किस में चला जाता है, 2p ऑर्बिटल में जो रहता है वो माइग्रेट कर जाता है, ठीक है। दिस इलेक्ट्रॉन विल माइग्रेट फ्रॉम द 2s ऑर्बिटल टू 2p ऑर्बिटल, है ना, ठीक है ना। यहाँ से 2s से 2p ऑर्बिटल में ये माइग्रेट कर जाता है। अब क्या है हमारे पास फ्लोरीन एटम, जो है फ्लोरीन एटम क्या रहेगा हमारे पास, एक जो है इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयरिंग के लिए रिक्वायर्ड है इसको वैलेंस सेल में, तो ये इलेक्ट्रॉन जो रहता है पेयरिंग के लिए यहाँ पे अवेलेबल रहता है। अगर इसमें देखें तो इसको एनालाइज किया जाए तो कितनी ऑर्बिटल जो है इसने यूटिलाइज की है बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, तो जो जो ऑर्बिटल इसने यूटिलाइज की है बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए वो इसकी हाइब्रिड ऑर्बिटल कंसिडर की जाएगी, मतलब मानी जाएगी। तो देखो इसने क्या किया, ये एक ऑर्बिटल कौन सी यूज की है, एस ऑर्बिटल, और एक ऑर्बिटल आउट ऑफ द 3p ऑर्बिटल इट ओनली यूटिलाइजेस वन ऑर्बिटल फॉर द प्रोसेस ऑफ द हाइब्रिडेशन। तो एक s और एक p ऑर्बिटल ये यूटिलाइज करता है, इसलिए इसकी हाइब्रिडेशन क्या हो जाती है, sp हाइब्रिडेशन हो जाती है, ठीक है ना। तो इस 3 अल्टरनेट वे में हमने हाइब्रिडेशन को आइडेंटिफाई करना सीख लिया। एक हमने कैलकुलेट किया फॉर्मूले से, ठीक है ना। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, फॉर्मूला है हमारे पास 1/2 ऑफ
वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एलिमेंट और एटम माइनस केटायन प्लस एनायन, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इसके क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक चीज ये भी आती है कि ये एक्चुअली क्या बताता है, कितने इलेक्ट्रॉन टोटल जो है वो अवेलेबल है वैलेंस शेल और सेंट्रल एटम, 1/2 मतलब टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इट कैन फॉर्म, ठीक है ना। तो जितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं उसका 1/2 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो जाता है। तो यहाँ पे केटायन हमें सबसे बड़ा ये रहता है, यहाँ पे कभी कभी कंफ्यूजन होता है हमें कि केटायन में माइनस आएगा या एनायन में। देखो क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, केटायन में क्या रहता है, पॉजिटिव चार्ज कब आता है, जब एलिमेंट जो है इलेक्ट्रॉन लूज कर दे। तो इलेक्ट्रॉन उससे लूज हुआ है मतलब जो रहेगा, क्योंकि उससे इलेक्ट्रॉन चला गया है इसलिए नेगेटिव आएगा। और एनायन कब रहता है, जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो क्योंकि वो गेन कर रहा है, एड हो रहा है, ठीक है ना। एनायन कब बनता है, जब इलेक्ट्रॉन गेन होता है, तो उसमें क्या होगा, एड होगा। और केटायन कब होता है, जब इलेक्ट्रॉन लॉस होता है। तो जब इलेक्ट्रॉनिक लॉस होगा इसलिए नेगेटिव आता है, और इलेक्ट्रॉन क्योंकि गेन होता है एनायन में इसलिए पॉजिटिव आ जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट रहेगा फॉर्मूला, क्योंकि इससे हम क्या करते हैं, जो आयंस है उनकी भी हाइब्रिडाइजेशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास अगर हम देखें तो जो फर्स्ट हाइब्रिडाइजेशन है उसका स्ट्रक्चर है वो क्या है हमारे पास, sp हाइब्रिडाइजेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल विल बी लीनियर। ये वाला जो कॉलम है हमारे पास ये कंप्लीट हो गया कि अगर हमारे पास कितनी, जो टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल यूटिलाइज इस 2 है, ठीक है ना। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, इसकी sp हो जाएगी, रेगुलर ज्योमेट्री जो रहेगी उसकी क्या है, लीनियर। डिस्टॉर्टेड अगर होती, ठीक है ना, तो डिस्टॉर्टेड इसमें क्योंकि लोड पेयर ही नहीं है तो डिस्टॉर्शन होगा ही नहीं, शेप ऑफ द मॉलिक्यूल भी लीनियर हो जाएगा, जो ज्योमेट्री है वही शेप हो जाएगा। और इसका बॉन्डिंग एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो अगर डायरेक्टली हमें निकालना है तो हम इसको चेक कर सकते हैं, देखो डायरेक्टली कैसे, टोटल बॉन्ड पेयर लाइक BeF2 में हमने देखा था, BeF2 में टोटल बॉन्ड पेयर 2 थे, ठीक है, टोटल बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 0 थे। तो टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल यूटिलाइज 2 हो गई, हाइब्रिडेशन विल बी sp, स्ट्रक्चर विल बी लीनियर, ज्योमेट्री विल बी लीनियर, ठीक है ना। देन बॉन्डिंग एंगल विल बी 180 डिग्री, ठीक है। अब सेकंड हम देखते हैं, देखो इसके बाद में कि नेक्स्ट हम अगर इसको चेक करें तो अब हो जाएगा हमारे पास sp2 में अगर हम देखें तो एग्जांपल के लिए देख लेते हैं BF3 बोरोन ट्राइफ्लोराइड, इसको हम देखते हैं, देखो किस तरीके से इसकी हाइब्रिडेशन निकालते हैं। तो अब जो हमने पीछे निकाला है डायरेक्टली हम इसका फॉर्मूला पुट करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं। देखो बोरोन के वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन, अगर तुम ये चार्ट देखोगे जो हमने चार्ट प्रिपेयर किया है इसमें अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे देखो बोरोन क्या है हमारे पास 13 ग्रुप एलिमेंट है, तो वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें अगर हम यहाँ पे देखें तो वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन कितने थे इसके, 3, ठीक है। वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन विल बी 3। मोनोवेलेंट एटम कितने हैं, फ्लोरीन इज ए मोनोवेलेंट एटम, ध्यान रखना, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एंड हाइड्रोजन, ते ओला मोनोवेलेंट एलिमेंट, ठीक है ना। मोनोवेलेंट मतलब ये एक को सिर्फ एक ही बॉन्ड बनाना पड़ता है अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। तो मोनोवेलेंट एटम कितने हो गए इसमें, मोनोवेलेंट एटम हो गए हमारे पास 3, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ कैटायनिक जो पॉजिटिवली चार्ज आयन इसके ऊपर कोई भी नहीं है, 0। एनायन कितना हो गया, 0, ठीक है। तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 1/2 3 + 3 + 0 + 0 दैट इज 6/2। 6/2 इज इक्वल टू कितना हो गया, हाइब्रिड ऑर्बिटल यूटिलाइज इज 3। टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल कितनी यूटिलाइज कर रहा है, ये 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल को यूटिलाइज कर रहा है, क्योंकि 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल यूटिलाइज कर रहा है, ठीक है। तो इसकी हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगी, एक s और 2 p, sp2। अगर हाइब्रिडेशन sp2 रहती है तो स्ट्रक्चर हो जाता है इसका क्या, ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है ना। तो इसके बीच में बॉन्ड एंगल कितना हो जाता है, देखो क्योंकि 3 बॉन्ड बन रहे हैं, 360 / 3 दैट इज इक्वल टू, देखो ओवरऑल अगर एक स्फीयर हम देखें तो कितना होता है, उसका एंगल कितना होता है, 360 डिग्री होता है। वो कितने में डिस्ट्रीब्यूटेड है, 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड है, 360 / 3 दैट इज इक्वल टू 120 डिग्री, ठीक है ना। तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा इसका, बॉन्ड एंगल ऑफ BF3 विल बी 120 डिग्री, ठीक है ना। यहाँ पे बॉन्ड एंगल 120 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। BF बॉन्ड के बीच में बॉन्ड एंगल इसका कितना हो गया, 120 डिग्री हो गया। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें डायरेक्टली कैसे निकाल सकते हैं, बोरोन की वैलेंसी लिख दी, ठीक है। जितने मोनोवेलेंट एटम है, कितने, 3 मोनोवेलेंट एटम है, तीनों के बॉन्ड बना दिए, ठीक है। और क्या हो गया हमारे पास 3 सिग्मा है, मतलब 3 सिग्मा है तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, एस का हमेशा एक रहता है, रिमेनिंग कितना है 2, तो पी पे चला जाएगा, sp2 हाइब्रिडेशन, स्ट्रक्चर विल बी ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या रहता है इसका, ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है ना। और बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा, स्ट्रक्चर विल बी ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है ना। और बॉन्ड एंगल विल बी 120 डिग्री, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें किसी भी आयन का देख लेते हैं, से कार्बोनेट आयन, ठीक है, CO3 2- है ना। कार्बोनेट आयन का अगर हम देखें तो CO3 2- में हाइब्रिडेशन क्या होगी और स्ट्रक्चर क्या होगा। फिर वैलेंसी देखते हैं, देखो वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 4। कार्बन की वैलेंसी अगर हम देखें तो 14 ग्रुप एलिमेंट है तो 4 हो जाएगी, ठीक। देन इसके बाद में मोनोवेलेंट एटम कितने हैं, 0। कैटायन कितना है, 0। एनायन कितना है, इसमें एनायन कितना है, एनायन विल बी 2, ठीक है। तो अगर फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल यूटिलाइज, ठीक है, कितनी हाइब्रिड ऑर्बिटल यूटिलाइज करता है उसका फॉर्मूला अगर हम लगाते हैं तो वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन 4 है, प्लस मोनोवेलेंट एटम 0 है, माइनस कैटायन 0 है, प्लस एनायन जो है वो कितने हैं, 2 है, दैट इज
4 + 2 = 6, 6/2 = 3, ठीक है ना। अगर टोटल हमें हाइब्रिड ऑर्बिटल यूटिलाइज कितनी मिलती है, 3 मिलती है, तो एक s का हो जाता है और 2 क्या हो जाता है, p का, ठीक है ना। तो sp2 हाइब्रिडेशन, अगर टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल यूटिलाइज = 3, देन हाइब्रिडेशन विल बी sp2। कार्बोनेट का अगर हम देखेंगे तो CO3 2 माइनस है ना, ठीक है। तो ये CO3 2 माइनस इस तरीके से हो जाएगा, दोनों के दोनों नेगेटिव चार्ज जो है वो किसके ऊपर रहेंगे, ऑक्सीजन के ऊपर, ठीक। देन अब यहाँ पे अगर हम देखें इसका स्ट्रक्चर क्या हो गया, ट्राइगोनल प्लेनर, स्ट्रक्चर विल बी ट्राइगोनल प्लेनर एंड बॉन्डिंग एंगल विल बी 120 डिग्री, ठीक। ये हो गया हमारे पास क्या, sp2 हाइब्रिडेशन, ठीक है। sp2 हाइब्रिडेशन विद 1 लोन पेयर, अगर हमारे पास sp2 हाइब्रिडेशन मिलती है और उसमें एक लोन पेयर आ जाता है तो फिर क्या, +1 लोन पेयर, ठीक है ना। इस केस को हम कैसे कंसिडर करेंगे ये देखेंगे, ठीक है ना, कि इसकी हाइब्रिडेशन क्या होगी और स्ट्रक्चर हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं इसमें, ठीक। तो अगर हम देखें तो फिर से वही पहले तो फॉर्मूला लगा लेते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए हम SO2 देख लेते हैं ना, ठीक है। SO2 में अगर हम देखेंगे तो वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन कितने हैं सल्फर के, 16 ग्रुप एलिमेंट है, तो वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन = 16, 6 सॉरी है ना, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे सल्फर में, 6 हो जाएंगे। मोनोवैलेंट एटम कितने हैं, 0, कोई केटायन नहीं और कोई एनायन नहीं, ठीक है। तो ओवरऑल क्या होगा हमारे पास 1/2 × 6, ठीक है, +0 + 0 + 0 दैट इज 6/2 = 3, है ना, ठीक है। तो अगर हम देखें इसका तो हमें नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल यूटिलाइज कितनी मिली, 3 मिली। तो ऑब्वियसली बात है, अगर नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल यूटिलाइज अगर 3 है तो ये क्या हो जाएगा, sp2, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर हम देखें, देखो sp2 तो हो गया, लेकिन क्या ये ट्राइगोनल प्लेनर रहेगा क्या, इसको हमें खुद से प्रेडिक्ट करना रहेगा। तो sp2 है, प्लस हम देखते हैं, देखो ऑक्सीजन कितना करता है हमें पता है, इसके वैलेंस शेल में, सल्फर के वैलेंस शेल में कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स है। और हमें पता है जो ऑक्सीजन है, अगर वो ऑक्सीजन इंडिविजुअली अकेला प्रेजेंट है तो क्या करता है, डबल बॉन्ड फॉर्म करता है। ध्यान रखना, अगर O2 ऑक्सीजन विदाउट चार्ज है तो ये डबल बॉन्ड फॉर्म करता है, ऑक्सीजन विथ नेगेटिव चार्ज है तो सिंगल बॉन्ड फॉर्म करता है, ऑक्सीजन विथ हाइड्रोजन है तो सिंगल बॉन्ड फॉर्म करता है, ठीक है ना। तो क्योंकि हमारे पास इंडिविजुअल ऑक्सीजन है विदाउट नेगेटिव चार्ज, कोई भी नेगेटिव चार्ज नहीं है इसके ऊपर, और क्या है हमारे पास, ऑक्सीजन है सिर्फ, है ना, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा, डबल बॉन्ड फॉर्म कर लेगा। इसी तरीके से दो ऑक्सीजन है, दोनों के दोनों क्या करेंगे, डबल बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे। तो हमारे पास क्या, देखो दो सुपर पेयर हो गए, दो सुपर पेयर और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक। तो क्योंकि दो सुपर पेयर है और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो सुपर पेयर क्या रहेंगे हमारे पास, दो ऑर्बिटल यूटिलाइज करेंगे, एक लोन पेयर यूटिलाइज करेगा। तो टोटल ओवरऑल कितनी हाइब्रिड ऑर्बिटल यूटिलाइज की इन्होंने, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल यूटिलाइज की। क्योंकि ये 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल यूटिलाइज कर रहे हैं तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी इसकी, हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp2, ठीक है। sp2 + 1 लोन पेयर, अगर हमारे पास क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन और क्या है हमारे पास, एक लोन पेयर हो गया, तो ये क्या हो जाता है, sp2 hybridized molecule with 1 lone pair will be bend shape, ठीक है ना। इसका क्या हो जाएगा हमारे पास, बेंड शेप हो जाएगा, या फिर यही क्या हो जाएगा, इन्वर्टेड वी शेप, इन्वर्टेड बेंड शेप और इन्वर्टेड वी शेप, है ना, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, बेंड शेप और इन्वर्टेड वी शेप, ठीक है ना। इसी का एक और एग्जांपल रहता है कार्बीन, ठीक है ना। कार्बीन क्या रहते हैं, क्लासिकल एग्जांपल है किसके, जो एक हमारे पास जो रहता है रिएक्शन इंटरमीडिएट में जो रहता है, क्लोरोकार्बोनिस, क्लोरोकार्बीन ले लो चाहे, या फिर सिंपल कार्बीन ले लो, ठीक है। क्लोरोकार्बीन इंटरमीडिएट यूज होता है हमारे पास, कौन सी रिएक्शन में पार्टिसिपेट जनरेट होता है, रिमल्टीमन रिएक्शन, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, रिमल्टीमन रिएक्शन, जिसमें क्लोरोकार्बन बनता है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं कोई भी कार्बन, किसी एक कार्बन को ले लेते हैं हम, ठीक है ना। क्लोरोकार्बन थोड़ा सा अगर कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो सिंपल कार्बन ले लेते हैं हम, ठीक। तो इसमें कार्बन को अगर हम देखें, देखो तो कार्बन में कार्बन के वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन कितने, कार्बन के वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन है कितने, 4। मोनोवैलेंट एटम कितने हैं, देखो इसमें मोनोवैलेंट एटम विल बी 2, है ना, ठीक है ना। दो हाइड्रोजन जो है हमारे पास ये मोनोवैलेंट एटम की तरह इसमें प्रेजेंट है, तो हाइड्रोजन इज ए मोनोवैलेंट एटम। तो अब और कोई कैटायन नहीं, कैटायनिक चार्ज इज 0, एनायनिक चार्ज इज 0, मतलब कोई नेगेटिव चार्ज नहीं, कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं। तो अब इसकी अगर हम टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल यूटिलाइज काउंट करते हैं तो 1/2 × 4 + 2 - 0 + 0 दैट इज 6/2, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा, 6/2 = कितना हो गया ये 3, ठीक है। 6/2 = 3। तो अगर हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल यूटिलाइज 3 हो गई, हाइब्रिडेशन विल बी sp, और sp + 1 लोन पेयर आता है, अगर हमारे पास क्या आता है, sp + 1 लोन पेयर, तो इसमें sp हाइब्रिडाइज्ड है और एक लोन पेयर भी है, साफ साफ दिख रहा है कि जैसे कार्बन है, कार्बन के पास वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 4 में से 2 मोनोवैलेंट एटम क्या करेंगे, सिंगल बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे, तो बच्चे क्या, 2 इलेक्ट्रॉन ये बच गए, तो ये क्या बना लेगा, एक लोन पेयर। तो अगर हम देखें एक लोन पेयर है अगर हमारे पास, तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगी इसकी, sp2 with 1 लोन पेयर विल बी इन्वर्टेड वी शेप, ठीक है ना। इसको हम क्या बोल देते हैं, इन्वर्टेड वी शेप, ठीक है ना, उल्टा वी है, इन्वर्टेड वी शेप, है ना। ये क्या हो जाएगा, इन्वर्टेड वी शेप हो जाएगा, या फिर इसी को हम क्या बोल देंगे, बेंट, है ना। इन्वर्टेड वी शेप इज आल्सो कॉल्ड बेंट, इन्वर्टेड वी शेप को ही हम क्या कह देते हैं, बेंट बोल देते हैं, ठीक है। इसी को अगर हम देख लेते हैं, देखो एक बार के लिए
यहाँ पे देखो, अगर हमारे पास क्या है, टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल यूटिलाइज, अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल यूटिलाइज हम देखें तो अगर हमारी कितनी है, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल अगर ये यूटिलाइज करता है, तीनों की तीनों बॉन्ड पेयर है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाती है sp2, और रेगुलर ज्योमेट्री क्या हो जाती है ट्राइगोनल प्लेन, कोण एंगल कितना हो जाता है 120 डिग्री। वहीं पे अगर हमारे पास क्या है, तीन जो है हाइब्रिड ऑर्बिटल है, वो तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल जनरेट कैसे होती है, देखो एक दो तो बॉन्ड पेयर हो गए जैसे क्लोरोकार्बन में हमें देखा था, और एक लोन पेयर हो गया, ठीक है ना। तो ये 2+1 = 3, अगर टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल 3 है जिसमें 2 लोन पेयर और एक सॉरी 2 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर है, तो भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है sp2 रहती है। लेकिन अब इसकी ज्योमेट्री रेगुलर नहीं है, क्योंकि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ने एक ऑर्बिटल को यूटिलाइज कर दिया, तो ये क्या हो जाता है बेंड शेप और इन्वर्टेड वी शेप। और इसका बॉन्ड एंगल जैसे पूछा जाता है तो इट विल ऑलवेज बी लेस देन 120 डिग्री। तो अब क्यों बॉन्ड एंगल जो रहता है हमारा क्या रहता है, लेस देन 120 डिग्री रहता है। अगर हम यहाँ पे चेक करें तो बॉन्ड एंगल विल ऑलवेज बी लेस देन 120 डिग्री। उसका रीजन क्या रहेगा, देखो अगर हम देखें तो रेगुलर ज्योमेट्री में इसको क्या होना चाहिए था, ये जो रेगुलर ज्योमेट्री अगर हम देखते हैं तो इसको होना चाहिए था ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है ना, इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होना चाहिए था अगर रेगुलर ज्योमेट्री रहती तो, है ना, ठीक, ये इस तरीके से कुछ आना चाहिए था। लेकिन क्योंकि लोन पेयर आ गया, और लोन पेयर जो रहते हैं वो क्या रहते हैं, लोन पेयर और फ्री इलेक्ट्रॉन पेयर्स, ठीक है ना, ये जो रहते हैं इन पे इन्फ्लुएंस न्यूक्लियस का कम रहता है कंपेरिजन टू बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड पेयर के कंपेरिजन में लोन पेयर पे न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस कम रहता है, तो ये बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बहुत रिपेल करते हैं। तो इस रिपल्शन के कारण जो ये बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए था, 120 डिग्री होना चाहिए था, ये 120 डिग्री से थोड़ा सा कम हो जाता है। तो ध्यान रखना sp2+1 लोन पेयर, अगर हमारे पास हाइब्रिडेशन हमें क्या मिल रही है sp2 प्लस इसमें क्या मिल रहा है हमें 1 लोन पेयर मिल रहा है, ठीक है ना। तो जो स्ट्रक्चर रहेगा वो तो क्या रहेगा हमारा बेंड शेप, और बॉन्ड एंगल विल ऑलवेज बी लेस देन, बॉन्ड एंगल जो रहेगा वो क्या रहेगा, कम रहेगा हमेशा 120 डिग्री से, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर क्लोरोकार्बन बन रहा है या फिर कोई भी एक इमेजिनरी मॉलिक्यूल बोल देंगे कि अगर मोनोवेलेंट एटम है से एक मोनोवेलेंट एटम एक्स, ठीक है, फॉर्म covalent bond with an atom Y which contain 4 वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन। Y एलिमेंट है जिसके 4 वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, और एक मोनोवेलेंट एटम है, ठीक है, जिसका जो X है, ठीक। तो अगर ये आपस में क्या करते हैं, दो मोनोवेलेंट एटम इससे बॉन्ड फॉर्म करते हैं, तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी और बॉन्ड एंगल क्या होना चाहिए, ठीक है। तो बॉन्ड एंगल जैसे हाइब्रिडाइजेशन अगर हम देखें तो क्योंकि Y क्या है, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है, Y है 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, एंड इट इज बॉन्डेड विद द 2 मोनोवेलेंट एक्स, है ना, 2 मोनोवेलेंट एक्स से बना है। तो इसकी हाइब्रिडेशन अगर हम काउंट करना चाहें तो क्या होगी, देखो कितने सिग्मा बॉन्ड बने, 2 सिग्मा बॉन्ड, ठीक है ना, और कितने लोन पेयर है, एक लोन पेयर, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से हो जाएगा ना, 2 सिग्मा बॉन्ड, है ना, और एक लोन पेयर। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल कितनी यूटिलाइज की इसने, टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल यूटिलाइज इज 1 2 3, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल यूटिलाइज करता है, तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाती है sp2। sp2 में अगर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या हो जाता है हमारे पास बेंड शेप, ठीक है ना, और बेंड शेप है अगर तो बॉन्ड एंगल क्या होगा हमारा ऑलवेज लेस देन 120 डिग्री, ठीक है ना। बेंड शेप अगर हमारा बन रहा है, ठीक है, किसमें sp2+1 नॉन पेयर में, तो ये क्या हो जाता है हमारे पास जो मॉलिक्यूल है, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा हमारा, इट विल बी बेंड शेप एंड बॉन्ड एंगल विल बी लेस देन 120 डिग्री, ठीक है। देन दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। नेक्स्ट क्लास जो रहेगी उसमें हम डिस्कस करेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन, लोन पेयर इन द sp3 हाइब्रिडाइजेशन, देन इसके बाद में sp3d hybridization and lone pair in the sp3d hybridization, and then sp3d2 और lone pair in sp3d2, and then at last sp3d3, ठीक है ना। इसी के साथ हमारी BSc-PR कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो इसके बाद ये क्लास लगेगी जिसमें हम क्या करेंगे, रेस्ट ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन जो भी हमें जो हमारे सिलेबस का पार्ट है उसको हम कंप्लीट कर लेंगे। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे।